तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मुकेश अंबानी की जो कल कहानी सुनाई थी आपको, उनके घर एंटीलिया के बाहर एक कार में जिस तरीके से बॉम्ब रखा हुआ था, हालांकि वो असेंबल नहीं था और डेटोनेटर भी नहीं था, लेकिन एक थ्रेट था और एक थ्रेटनिंग लेटर भी था। उस केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जाँच कर रही है। उस पूरी जाँच की जो इनसाइड स्टोरी है वो आपके सामने रखेंगे। कुछ चीज़ें मिली हैं पुलिस को, उस पर तफ्तीश हो रही है। और इसके अलावा मुकेश अंबानी को चूँकि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है, वो देश के पहले ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें यह सुरक्षा मिली थी। तो ये क्यों मिली थी, इसकी वजह क्या थी, तो वो कहानी 8 साल पुरानी है। उसके बाद कैसे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में एक दौर आया था, कड़वाहट थी, दोनों में झगड़ा हुआ। उसको लेके भी उस वक्त एक भाई भाई के ख़िलाफ़ थ्रेट की बात कर रहा था और तब भी कुछ सुरक्षा बढ़ी और ये सारी चीज़ें हुई, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में शबनम की जो कहानी है उसमें 2 जेल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, बल्कि 3 जेल का, मुरादाबाद, रामपुर और मथुरा। तो इनमें से मथुरा और जो रामपुर जेल के जेलर हैं उनसे बात हुई। तो किस तरीके से शबनम की ज़िंदगी जेल में कट रही है, वो क्या कर रही है, क्या सलीम के बारे में उसे पता है, क्या सलीम से अब भी उसे मोहब्बत है या नफ़रत है। और मथुरा जेल के जेलर जो हैं वो इससे पहले मुरादाबाद जेल में थे और वहाँ पे भी शबनम और सलीम जब साथ थे तो वो उन दोनों को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पूरी कहानी क्या है इन 2 जेलर की ज़ुबानी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर शुरुआत मुकेश अंबानी के केस से। आपको पता है कि 26 फरवरी की देर रात या सुबह एंटीलिया टॉप के कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने एक लावारिस कार देखी और उसके बाद उन्होंने लोकल पुलिस को खबर किया। लोकल पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची, कार की तलाशी ली गई, उसके अंदर से 20 जेलेटिन की छड़ें मिली और एक लेटर मिला। लेटर से पता चला कि ये सीधे सीधी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके परिवार को एक धमकी है, जिसमें ये लिखा था, जिसका टेक्स्ट ये था कि ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और कार लेकर आएंगे और फिर धमाका होगा, तो आप संभल कर रहना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था लेटर। जब पुलिस ने जाँच की तो जो इंग्लिश में पूरा लिखा गया है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये लेटर जानबूझकर इस तरीके से लिखा गया ताकि आइडेंटिटी को आप पहचान ना सकें और गुमराह कर सकें। उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, जिस तरीके की अंग्रेज़ी लिखी है वो भी बहुत ही बेकार टाइप से लिखी गई है। तो ऐसा जानबूझ के कई बार गुमराह करने के लिए होता है। तो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, इन लोगों का मानना है कि जो लेटर जिसने भी लिखा है वो एक तरह से गुमराह करने की एक कोशिश है और यही वजह है कि जो उसने लाइन लिखी है, जो स्पेलिंग लिखी वो गलत लिखी और जो सेंटेंस लिखा वो भी उसी तरीके से लिखा। तो ये एक गुमराह करने की कोशिश, और इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। अब लेटर के अलावा और उस गाड़ी में चूँकि नंबर प्लेट असली था नहीं, लेकिन उस गाड़ी तक पुलिस पहुंची और उस गाड़ी के जो असली ओनर थे उन तक भी पहुंची, लेकिन वहां कामयाबी नहीं मिली क्योंकि उस ओनर ने बताया कि ये गाड़ी ऑलरेडी पहले ही चोरी हो चुकी है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है और उसकी बात सच निकली। तो इसका मतलब है जिसने गाड़ी चुराई असली कल्प्रिट वही है, लेकिन वो कौन है और उस तक कैसे पहुँचा जा सके, इसके लिए जो सबसे बड़ा सहारा था वो CCTV फुटेज। मुंबई पुलिस ने उन तमाम रास्तों के CCTV फुटेज को खंगालने का फैसला किया जिन रास्तों से होकर ये दोनों गाड़ी गुजरी थी। आपको मैं बताऊं कि एक स्कॉर्पियो जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली, जिसमें जेलेटिन थी और थ्रेटनिंग लेटर था। इसके अलावा CCTV फुटेज में मुकेश अंबानी के उसी घर के बाहर ये दिखा कि उसके साथ एक वाइट इनोवा कार भी थी जो इस गाड़ी के साथ चल रही थी और इस स्कॉर्पियो का ड्राइवर आखिर में उस इनोवा कार में बैठता और वो इनोवा कार वहाँ से चली जाती है। लेकिन स्कॉर्पियो का ड्राइवर जब निकलता है गाड़ी पार्क करके, तो वो इनोवा में इस तरीके से और बैठता है कि CCTV में उसका चेहरा ना है, इसलिए वो गाड़ी की दूसरी तरफ से उतरता है। मतलब वो ड्राइविंग सीट से नहीं उतरता, बल्कि ड्राइवर की जो बराबर की सीट होती है उस तरफ से वो उतरा। इस तरफ से उसे मालूम था कि शायद वो CCTV में उसका चेहरा आ सकता है। दोनों ने मास्क भी लगा रखे थे। अब पुलिस के पास ये था कि इन 2 गाड़ियों के जो नंबर उस वक्त थे, हालांकि फेक थे, इन नंबरों की गाड़ियां कहां से गुजरी हैं उन CCTV फुटेज को खंगाला जाए और यहीं से एक बड़ी कामयाबी मिलती है। फिलहाल हुआ ये कि जब इन गाड़ियों को खंगाला किया तो जो पूरा रूट निकला, ये गाड़ी मुकेश अंबानी के घर तक कैसे पहुंची, किन रूट से होकर आई, पहले वो रूट और इसके बाद जो एक इसका मतलब और मकसद निकलता है वो। जब पुलिस ने पूरी मामले की छानबीन की तो ये पता चला
कि ये वाइट स्कॉर्पियो और ये वाइट इनोवा, वो ब्लैक ग्रीन स्कॉर्पियो है और वाइट इनोवा, ये दोनों लगभग पूरे रास्ते एक साथ रहे, आगे पीछे चलते रहे, स्कॉर्पियो आगे आगे, इनोवा पीछे पीछे। जो पहला सबूत मिला वो रात 1:20 पर 1:20 AM रात को मुलुंद टोल पोस्ट, वहाँ से ये दोनों गाड़ियाँ गुजरती हैं। मुलुंद टोल पोस्ट पे पहले स्कॉर्पियो गुजरती है, वहाँ पे वो टोल देता है और उसके बाद वो मुंबई की तरफ रवाना हो जाता है। उसके कुछ मिनट के बाद उसी टोल पोस्ट से मुलुंड के एक वाइट इनोवा गुजरती है, वो भी टोल चुकाने के बाद उसी रास्ते पे आगे चली जाती है। इसके बाद दोनों गाड़ियाँ जो है आगे पीछे लगातार चल रही हैं। मुलुंड टोल पोस्ट के बाद एक और CCTV फुटेज मिलता है जो ये दिखाता है कि यही स्कॉर्पियो जो मुलुंड टोल पोस्ट से निकली थी, ये प्रियदर्शनी जंक्शन जो कुर्ला में है वहाँ से गुजरती है। तो मुलुंड टोल पोस्ट के बाद दूसरी बार ये गाड़ी कैमरे में जो कैद हुई है कुर्ला में प्रियदर्शनी जंक्शन के पास, वहाँ पे ये गाड़ी जाकर कुछ देर के लिए रुकती है और ये रुकी होती है। उसके कुछ मिनट के बाद ये वाइट इनोवा भी ठीक वहीं पर आकर रुकती है। तब वक्त हुआ था 1:40। 1:20 पर मुलुंड टोल पोस्ट से ये गाड़ी निकली दोनों, और 1:40 पर कुर्ला में प्रियदर्शनी जंक्शन के पास ये दोनों गाड़ियाँ फिर एक दूसरे से आकर करीब में मिलती हैं। उसके बाद कुर्ला से ये दोनों गाड़ियाँ बाईकुला की तरफ बढ़ जाती हैं। बाईकुला पहुँचने के बाद फिर ये गाड़ी वहाँ से राइट टर्न लेती है और राइट टर्न लेने के बाद ये खड़ा पारसी जंक्शन वहाँ पहुँचती है। अब CCTV कैमरे में तीसरी बार ये गाड़ी कैद होती है और ये इस बार जो कैद हुई वो खड़ा पारसी जंक्शन के पास हुई। वहाँ से ये गाड़ी दोनों आगे पीछे अब कार्मिकल रोड की तरफ बढ़ते हैं जो साउथ मुंबई में है। कार्मिकल रोड में जब ये पड़ते हैं तो वहाँ पे अब ये दोनों गाड़ियाँ लगभग रेंग रही थी, मतलब बहुत ही आराम से चल रही थी, ट्रैफिक नहीं था। रात को आपको बताया कि करीब 1:20 पे तो मुलुंड टोल पे ही था, 2 बज चुके थे अब, और ट्रैफिक उतना उस वक्त होता नहीं है देर रात, तो आराम से ये जा सकते थे। लेकिन ये गाड़ियाँ बहुत ही स्लो चल रही थी और एक दूसरे को फॉलो करते हुए चल रही थी। तो कार्मिकल रोड पे पहुँचने के बाद रात के 2:18 पर CCTV फुटेज ये दिखाता है कि एंटीलिया टॉप जो मुकेश अंबानी का घर है 27 मंजिला, उसके ठीक सामने सड़क के उस पार ये गाड़ी स्कॉर्पियो आकर रुकती है। तब वक्त हुआ था रात 2:18 पर, यानी 1:20 पर मुलुंड टोल पोस्ट पे और 2:18, 58 मिनट टोटल लगे। 58 मिनट के बाद ये गाड़ी मुलुंड टोल पोस्ट से मुकेश अंबानी के घर के नीचे पार्क हो जाती है। उसके बाद जब ये पार्क होती है तो CCTV फुटेज दिखाता है कि उसके ठीक पीछे, उसके बल्कि बराबर में वाइट इनोवा आकर रुकती है। जैसे ही इनोवा आकर रुकती है, इस गाड़ी का जो ड्राइवर है जो स्कॉर्पियो का, वो ड्राइवर की बराबर वाली सीट से नीचे उतरता है। ये भी एक अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली, क्योंकि आमतौर पर लोग गाड़ी जिस तरफ बैठते हैं दरवाज़ा खोलकर उधर से उतरते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो का ड्राइवर दूसरी तरफ से बाहर उठता है और लगभग झुकते हुए ये साफ पता चलता है कि वो शायद उसे एहसास है कि आसपास में CCTV कैमरा हो। अब जहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे रईस आदमी का घर है तो कैमरे की इज्जत में तो होगा ही, तो उसे इस बात का एहसास था। उसके बाद वो दूसरी तरफ से उतरता है और बहुत तेज़ी से उस इनोवा में बैठता है और वो इनोवा वहाँ से रवाना हो जाती है। अब स्कॉर्पियो लावारिस यहाँ खड़ी हुई है कुछ देर तक इस तरीके से। एक तो सड़क किनारे वहाँ पार्किंग नहीं, तो ऐसी ही अनजान गाड़ी खड़ी हो, 24 घंटे सुरक्षा भी है। तब जाकर मुकेश अंबानी के सुरक्षा गार्डों को ये लगा कि एक गाड़ी लावारिस खड़ी हुई है। उन्होंने जाकर देखा और फिर लोकल पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस आई और फिर उसके आगे की कहानी आपको पता है। लेकिन यहाँ तो ये रहा इनके आने की बात कि ये यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से अब इनोवा कहाँ जाती है, क्योंकि मुलुंड टोल से लेकर यहाँ 58 मिनट में ये दोनों गाड़ियाँ पहुँची। और ये इसका मतलब है कि जो CCTV फुटेज में है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ चल रही हैं। मकसद और मतलब साफ था कि एक गाड़ी जो जाके वहाँ पे पार्क करनी है और उस गाड़ी के ड्राइवर को दूसरी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलना है, उसको सेफ पैसेज देना है। तो ये सारी चीज़ें इस CCTV फुटेज से साफ हो गई कि इनोवा में और स्कॉर्पियो में बैठा हुआ शख्स एक ही ग्रुप से, एक ही गुट से, और दोनों को मकसद पता है कि वो क्या करने जा रहा है।
वहाँ से ही इसके बाद ये इनोवा गाड़ी निकलती है, चूँकि स्कॉर्पियो को उन्होंने छोड़ दिया, और वहाँ से निकलने के बाद ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को पकड़ते हैं इनोवा वाले रात को। तो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पे पहुँचते हैं, और उसके बाद हाईवे पे पहुँचने के बाद फिर वहाँ से ये उसी मुलुंड टोल प्लाज़ा पे पहुँचते हैं जहाँ ये रात को गुजरे थे। और तब वक्त हो रहा था घड़ी में 3:05, यानी जब पहली बार ये मुलुंड टोल प्लाज़ा पहुँचे थे तब रात के 1:20 टाइम हुआ था। 1:20 में वहाँ से निकले। 58 मिनट के बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी लगाई, और वहाँ से फिर 2:18 पर ये लोग निकलते हैं, और 2:18 के बाद 3:05 हुआ, और 3:05 पर ये वापस उसी मुलुंड टोल प्लाज़ा पे पहुँचते हैं, टोल चुकाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। बदकिस्मती से इसके बाद जो आखिरी इनकी मूवमेंट थी वो वहाँ से इनको थाने की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। मुलुंड टोल प्लाज़ा के बाद ये गाड़ी थाने की तरफ रवाना हो गई। रात को अंधेरा, कई जगह पे रोशनी उतनी नहीं, और इसलिए इस टोल प्लाज़ा पे इनके चेहरे को भी ठीक से नहीं पहचाना जा सका। और थाने जाने के बाद ये गाड़ी कैमरे की नज़र से भी ओझिल हो गई। तो आखिरी लोकेशन, आखिरी जांच में ये पता चला है कि दोनों गाड़ियां आई थी थाने से और वापस थाने में ही जाकर गुम हो गई। इसके बाद से इनका कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो भी था इसका कोई थाने से रिश्ता है। अब दो चीज़ें हैं, दोनों गाड़ियों के टोल प्लाज़ा पे नंबर थे, वो तो आगे कैप्चर हो गया चूँकि इन्होंने टोल भी दिया, लेकिन स्कॉर्पियो का नंबर फर्जी निकला। पुलिस का मानना है कि जो इनोवा है, जो उन्होंने नंबर खंगाले, वो भी कहीं से ओरिजिनल नहीं होगा, वो भी फर्जी ही होगा। तो अब थाने के बाद या उस टोल प्लाज़ा से इसके जो नंबर आए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके बाद इस इनोवा को ढूंढना, क्योंकि असली नंबर प्लेट के साथ अगर वो चला रहे हैं और सारी इनोवा एक जैसी होती है, वाइट इनोवा थी, वाइट इनोवा की तादाद सैकड़ों हज़ारों में होगी। तो पुलिस के लिए एक चुनौती है कि एक शहर की भीड़ में इस इनोवा को कैसे ढूंढा जाए। लेकिन एक कामयाबी यही मिली है कि इस गाड़ी का रिश्ता और इन दोनों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं ठाणे से है, और ठाणे और मुलुंड टोल प्लाज़ा के बीच की जो दूरी है वो करीब 6.25 किलोमीटर के आसपास है। 20 मिनट मुश्किल से लगता है, और अगर रात का टाइम हो तो और भी कम लगेगा। तो 6.25 किलोमीटर उस टोल प्लाज़ा से ठाणे की दूरी, और ठाणे में जाकर इस गाड़ी का गायब हो जाना, ये थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहा है। अब इसके आगे ऐसी इनोवा तक पुलिस पहुँचे जिसके नंबर प्लेट भी फर्जी हो, कुछ नए नंबर प्लेट से वो घूम रही हो, तो एक बड़ी कामयाबी होगी। उसके ज़रिए फिर उन दोनों तक पहुंचा जा सकता है, और उन दोनों तक पहुंचने के बाद फिर इस पूरी साजिश का भी खुलासा हो सकता है। तो और जहां तक लेटर की बात है, मैंने आपको शुरू में बताया कि पुलिस का कहना है कि वो लेटर जिस तरीके से लिखा गया वो गुमराह करने के लिए लिखा गया। लेकिन इन चीज़ों ने, और ख़ासतौर पर उस गाड़ी में मिले जेलेटिन ने, थोड़ा सा इस मामले को सीरियस बना दिया है, क्योंकि पुलिस इसको एक टेरर थ्रेट के तौर पर लेकर देख रही है। पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं ये किसी छोटे मोटे गैंग या कोई ऐसी मजाक, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, कोई ना कोई इसका टेरर लिंक हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मुकेश अंबानी को टेरर थ्रेट कैसे, क्यों, क्या उनको इस तरह की धमकी पहले भी मिली है? या कई लोगों ने पूछा था क्या मुकेश अंबानी को दाऊद इब्राहिम भी धमका सकता है, और ऐसी कुछ वजह कभी हुई है? तो जो मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड है उसमें आज तक डी कंपनी या दाऊद इब्राहिम या फिर किसी और अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से मुकेश अंबानी को कोई थ्रेट नहीं मिला है। हाँ, मुकेश अंबानी को Z+ जो सिक्योरिटी मिली थी उसकी कहानी 8 साल पुरानी है। फरवरी 2018 में, इत्तेफाक से ये भी देखिए कि आज फरवरी का ही महीना है, 2013 में, तो फरवरी 2013 में मुकेश अंबानी के एक दफ्तर में एक लेटर आया, और उस लेटर में मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी जान से मारने की। और वो जो लेटर था वो तब इंडियन मुजाहिदीन, जो कि बाद में वो कई अलग अलग नाम से भी, अब तो खैर इंडियन मुजाहिदीन का असर कम भी हो गया है, तो पहले एक सिमी हुआ करता था, फिर उस पर बैन लगा तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से कुछ चीज़ें हुई। तो इंडियन मुजाहिदीन ने तब मुकेश अंबानी के दफ्तर में एक लेटर भेजा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। और उस धमकी की वजह क्या थी? उस धमकी की वजह ये थी, इंडियन मुजाहिदीन का कहना था, इंडियन मुजाहिदीन के हिट लिस्ट पे बहुत सारे नाम थे, उनमें एक नाम जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी नाम हुआ करता था तब, लेकिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
और इंडियन मुजाहिदीन जो लेटर लिखा था उसमें यही था कि नरेंद्र मोदी से आपकी नज़दीकी और दोस्ती हमें बर्दाश्त नहीं, और इसलिए आपको ये धमकी दी जा रही है कि आप उनके साथ अपनी जो दोस्ती है वो तोड़ दें, वो जो शब्द लिखे थे। तो उस वक्त रिलायंस का एक बहुत बड़ा वेंचर जो है वो गुजरात में है, और गुजरात में काफ़ी बड़ा साम्राज्य है रिलायंस का। तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती की वजह से मुकेश अंबानी को 2013 फरवरी में ये धमकी मिली, और इस धमकी के बाद सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, और उसी के बाद पहली बार मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी गई, और तब उनकी इसमें कमांडोज और ये सारे लोग थे। इसके अलावा थोड़े बीच में एक और हुआ था, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में लड़ाई चल रही थी घरेलू, हालांकि दोनों का बंटवारा हो चुका था रिलायंस का, लेकिन उसके बावजूद एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को शायद कुछ ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद अनिल अंबानी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। मुकेश अंबानी ने यह कहा था कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उन्हें यह है कि उनके खिलाफ उन्हीं के भाई जासूसी करवा रहे हैं, लॉबिंग करवा रहे हैं उनके बिज़नेस को, और जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, उसकी वजह से। तो उन्होंने अनिल अंबानी पे लगाया था कि वो उनकी जासूसी कराते हैं उनके बिज़नेस को लेकर और उनकी चीज़ों को लेकर, और उन्हें थ्रेट भी है। तो उस वक्त भी इसको लेकर उनकी सुरक्षा की गई थी, लेकिन बाद में खैर ये मामला जो मानहानि का मुकदमा था वो भी वापस ले लिया गया, और फिर दोनों भाई में ठीक ठाक बन भी गई थी। तो एक वो था। तो 2013 में पहली बार मुकेश अंबानी को इस तरह से सिक्योरिटी मिली थी, और तब इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। अब जिस तरीके से जेलेटिन मिली है और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अभी भी पुलिस इसको टेरर एंगल से ही जांच कर रही है, और इसका कोई इंडियन मुजाहिदीन से लिंक है कि नहीं वो भी देख रही है। खबर ये भी है कि NIA ने भी इस केस के ऊपर नज़र रखी हुई है, जो अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और शायद वो भी इस केस की जांच में मदद करे। तो NIA का भी इस केस में दखल देने का मतलब पहला मैसेज यही जाता है, NIA आमतौर पे उसी मामले की जांच करती है जिसका लिंक टेरर से या आतंक से जुड़ा हो। तो अब यहाँ पे NIA का भी इस मामले में इंटरेस्ट लेना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को टेररिज्म से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, NIA, इन सभी इस केस पे नज़र रखकर इसकी पूरी जो तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है फ़िलहाल इस पूरे मामले में अपडेट। तो इसमें जैसे ही ये केस खुलेगा कुछ और चीज़ें होंगी, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब आते हैं, जैसा कि वादे के मुताबिक शुरू में आपसे कहा था कि शबनम केस को लेकर अभी जब मैं हाल में लगातार रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर सभी जगह गया, तो रामपुर के जेलर से मुलाकात करने का मौका मिला, हालांकि ऑफ कैमरा। तो उनसे सारी बातचीत हुई, और मुलाकात करनी थी शबनम को, लेकिन उसके लिए कानूनी इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने ऑलरेडी इजाज़त के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो कर रखा है। देखिए अगर ऐसा होता है और मुलाकात हुई तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो पूरी बातचीत उनके ज़रिए जो मैंने कहानी समझने की कोशिश की, उन्होंने जो बताया वो आपके सामने रखता हूँ हूबहू। 2008 में जब शबनम गिरफ्तार हुई, उसके बाद 12 साल तक वो मुरादाबाद जेल में थी, और मुरादाबाद जेल में ही सलीम भी बंद था। हालांकि सलीम पुरुषों के बंदीगृह में था, शबनम महिलाओं के सेल में थी। और इत्तेफाक से उस वक्त लंबे टाइम तक मुरादाबाद के एक जेलर जो रहे, वो इस वक्त मथुरा के जेलर हैं, जहाँ पे इनकी फांसी की बात चल रही है। लेकिन 2012 नहीं बल्कि 12 साल तक मुरादाबाद जेल में रहने के बाद शबनम को रामपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 1 साल हो रहा है। और उधर सलीम को प्रयागराज के नैनी जेल भेज दिया गया। अब यहाँ भेजने की जो वजह थी वो ये थी कि मुरादाबाद जेल में दबाव बढ़ रहा था, वहाँ पे जो कैदियों की क्षमता है उससे ज़्यादा कैदी थे वहाँ पे, तो वहाँ ओवर क्राउडेड हो गया, इसलिए रामपुर जेल भेज दिया गया। तो 1 साल से रामपुर जेल में शबनम बंद है। जेल में जो महिला कैदियों के साथ रहती है, यहाँ पे कोई अलग से सेल या बैरक नहीं है। दूसरा ये कि जैसे होता है कि फांसी जिसको सज़ा हुई हो उसको बिल्कुल अलग तनहा रखा जाता, तो ऐसा भी नहीं है, और ये मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि रामपुर जेल में किसी महिला के लिए अलग कोई सेल ही नहीं है जिसमें एक को रखा जा सके, इसलिए वो बाकी महिलाओं के साथ है। और रामपुर जेल में इस वक्त करीब 950 कैदी हैं, जिनमें से 47 महिलाएं हैं, और इन 47 में से 19 जो हैं, बल्कि 15 जो हैं उनको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई और एक फांसी की, और वो फांसी की जो सज़ा पाई है वो अकेली शबनम है। लेकिन मजबूरी ये है कि शबनम को अलग रख नहीं सकते,
और एक और भी बीच में गाइडलाइंस आई थी कि जब ब्लैक वारंट साइन हो जाए, आखिरी 14 दिन बचे, तब आप उसको अलग सेल में रखेंगे ताकि आप नज़री उसके ऊपर हर वक्त नज़र रख सकें कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन फ़िलहाल शबनम सभी महिलाओं के साथ है। जेल के हिस्से में जो काम आता है वो काम करती है, और उसके हिस्से में जो काम दिया गया है वो ये पता चला कि वो सिलाई अच्छी करती है, तो उसे सिलाई मशीन दी गई है और वो वहाँ कपड़े सिलती है, और उसका पूरा रूटीन यही है। लोगों से कम घुलती मिलती है, कम बात करती है, लेकिन एक सच्चाई ये सामने आई कि वो सलीम के बारे में हमेशा जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। पहले मुरादाबाद में भी करती थी, अब तो वो नैनी जेल में है तो वो उसको पता नहीं, लेकिन वो अपने जो भी उसके सोर्सेज हैं या जेल के स्टाफ हैं उनके ज़रिए कि सलीम की क्या खबर है, ये फांसी को लेकर उसकी चूँकि अभी चर्चा शुरू हुई तो उसके बारे में क्या है। और शबनम को ये भी पता है कि उसकी फांसी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, और यही वजह है कि लास्ट संडे को जब उसका बेटा उसके नए माँ बाप के साथ मिलने गए थे तब उसने कहा था कि मेरे पास समय अब कम है। लेकिन वो जानना चाहती है कि सलीम के केस का क्या है, सलीम का कब होगा, और सलीम के बारे में वो पता करने की कोशिश करती रहती है। और जेलर के हिसाब से वो एक नॉर्मल कैदी के हिसाब से अभी तक है। इस फांसी की सुगबुगाहट के बावजूद उसके बॉडी लैंग्वेज में या उसके बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आया, या कई बार ऐसा भी होता है, उनका कहना है कि उसके चेहरे को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या सोच रही है और क्या बोल रही है। तो ये भी हो सकता है कि अपनी सारी चीज़ों को वो चेहरे के ज़रिए छुपा रही हो पीछे, लेकिन उसके चेहरे से पता नहीं चलता कि उसकी भावनाएं क्या हैं। और एक चीज़ और है कि उसे आज भी अपने ही घर के 7 लोगों को मार डालने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इस बारे में वो बड़ी सपाट तौर से कहती है कि मुझे कुछ अफसोस नहीं है, और इसके बाद कोई सवाल पूछे तो फिर वो चिढ़ जाती है और उसके बाद खामोश हो जाती है, फिर आगे कुछ बोलती नहीं, या उठ के चली जाती है या फिर उससे दोबारा मुलाकात नहीं करती। यही वजह है कि वो अपने उस दोस्त उस्मान को भी 5-6 साल तक इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उस्मान ने उससे पूछ लिया था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसकी जो पूरी रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है। कई बार जेलर साहब को भी खुद हैरत होती है कि ऐसा क्यों, ऐसे कैसे वो रह सकती है, उसके जज्बात, उसकी भावनाएं, और या फिर ये है कि वो बहुत माहिर है इन सब चीज़ों को छुपाने में। दूसरी तरफ मथुरा जेल के जो जेलर से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो जब मुरादाबाद में थे, शबनम और सलीम दोनों से कई बार मिले, जानते हैं उनको, और चूँकि अगर ऐसा होता है, फांसी की तारीख होती है और फांसी यहाँ दी जाएगी चाहे जब हो, तो उन्हें बेहतर पता है। लेकिन हाँ, उनका ये काम है प्रोफेशनली कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उस पर तामील करेंगे, तो उसके लिए वो तैयारी करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि फ़िलहाल उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि हाल फ़िलहाल में फांसी होनी है। एक रूटीन होता है कि फांसी घर और उन सारी चीज़ों का बीच बीच में जायज़ा लेना, जेल में बीच बीच में दौरा करना, उनका रख रखाव, उनका सही सलामत है कि नहीं, वो सब देखना। इस रूटीन के तहत ही वो उन्होंने फांसी घर की भी सफाई कराई थी, लेकिन मीडिया में पता नहीं कहाँ से खबर आ गई कि ये शबनम की फांसी की तैयारी हो रही है, जबकि अभी तक कोई ब्लैक वारंट और ऐसी चीज़ सामने है नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये थी पूरी कहानी। आज शनिवार, मैंने कहा कि आपको दोनों चीज़ों का अपडेट दे दूं, और अब आपसे मुलाकात होगी संडे को, मंडे को माफ़ कीजिएगा। संडे आप भी छुट्टी कीजिए और दुआ कीजिए कि कुछ ऐसा बड़ा ना हो तो मैं भी छुट्टी करूं और कल घर पे खाना बनाऊं, क्योंकि संडे को खाना बनाने का मज़ा कुछ और होता है अपने हाथों से। तो मंडे आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।